कुछ कमजोरी तो नहीं रह जाएगी, मतलब इरफान सोलंकी के नाम होने पे? देखिए ऐसा है, अब इरफान सोलंकी जी नहीं है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत हालातों में आज भी मानवीयता जिंदा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाजी इरफान सोलंकी बन के उनके साथ खड़े होकर चलने के लिए तैयार हैं और वो लोग मदद कर रहे हैं। शिवपाल चाचा पे एक लाइन। शिवपाल चाचा बहुत ही बहादुर और जमीनी नेता हैं। उन्होंने श्रद्धेय नेताजी के संघर्ष को बहुत करीब से देखा है, इसलिए उनके जवाब, उनके सवाल सब बहुत चर्चा में रहते हैं। तो जैसे सोशल मीडिया में मैंने एक देखा हुआ था 2022 के इलेक्शन में जी आपका जो है प्रशासन से जो है कुछ बातचीत जो है हो गई थी जी, तो उसमें लोग मुझे ऐसा दिखा कि बिल्कुल भी डर नहीं दिखता, आर की या पार कुछ ऐसा आपने कहा था। जी जी, हाँ, वो मामला जिस दिन वोटिंग थी उस दिन का है। हाँ हाँ। और उस दिन हुआ ये था कि बर्रा में हमारे कुछ कार्यकर्ता जो वोटर लिस्ट लेके बाहर बैठते हैं, पर्चियां बना रहे थे। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के कहने पे वहाँ के लोकल के लोग, जो पुलिस के लोग लगे थे, उन्होंने उसके कागज पत्तर बस्ते को फेंक दिया, उसको एक दो थप्पड़ मार दिया। मैं फील्ड पे था, मुझे पता चला, मैं पहुंच गया। तो फिर मैंने बोला कि भाई कहाँ है कागज, क्यों मारा तुमने, हमारी पार्टी कार्यकर्ता को कैसे छू दिया, क्यों टच कर दिया। तो ये बात तो देखिए सच है और हम लोग श्रद्धेय नेताजी को मानते हैं, अखिलेश यादव जी को मानते हैं। कहीं अन्याय होगा तो मैं तो किसी भी सीमा तक लड़ सकता हूँ। अखिलेश यादव जी को अगर हम एक लाइन में आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे? वो तो बहुत, मतलब उनसे बड़ा डायनामिक लीडर कोई नहीं है। ऐसा क्यों, मतलब आपको लग रहा है? लगता है आज देखिए आप, आज के जो हालात हैं, जिस तरीके से रोजगार और ये सब चीजें खत्म होती जा रही हैं, कौन नेता है इस पे बोलने वाला? मोदी जी और योगी जी में आपको कौन बेहतर लगता है? हमको सिर्फ अखिलेश जी और श्रद्धेय नेताजी बेहतर लगते हैं। डर नहीं लगता आपको कभी भाजपा की सरकार ना, डर नहीं लगता। डर लगना होता तो अब बाबा के बुलडोजर से? नहीं, बुलडोजर तो हमारे नेता ने कहा कि भाई बुलडोजर के दिमाग नहीं होता, बुलडोजर की स्टीयरिंग गोरखपुर मोड़ दी जाएगी तो गोरखपुर चला जाएगा। पायलट चेंज होना है, पायलट चेंज हो जाएगा तो भाजपा के बारे में क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? भारतीय झूठ पार्टी। और जैसे अभी उपचुनाव चल रहे हैं, सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव है, तो वहां पर आप जा रहे हैं कन्वेंशन? बिल्कुल जा रहे हैं। तो वहां की भी क्या स्थिति है, क्या समीकरण है आपके हिसाब से? देखिए जब आरएसएस की स्कूल से पढ़े तो आपको ऐसा नहीं लगा कि हम भाजपा ज्वाइन कर लें? ना, समाजवादी क्यों ज्वाइन? जब मैं 8 तक पढ़ाई किया ना तो वहाँ कोई पार्टी और कोई कुछ नहीं, ये किसी भी स्टूडेंट को सीखने का वो पीरियड होता है, अनुशासन हो और तमाम चीजें, तो जो हमें सीखना था वो मैं सीखा। अच्छा, नाम क्या आगे जो आपको सम्राट लगा, इसका क्या है? और ये पगड़ी का जो लुक है, ये जो है किसने सजेस्ट किया आपको? तो श्रद्धेय नेताजी बैठे थे, उनको कुछ डॉक्टर्स आ गए चेकअप करने, तो मुझे मौका मिल गया, किसी ने कहा बैठ जाओ सामने, में बैठ गया। उसी दरमियान नेताजी को किसी ने लाल हरे रंग का कपड़ा गिफ्ट किया, पहनाया उनके गले में, तो मुझे बैठने का मौका मिल गया, तो उन्होंने उसको मेरी तरफ बढ़ा दिया, तो मैं बैठे बैठे उसको बांध लिया। तो जब मैं बांध लिया तो उनकी नजर पड़ी, तो अरे जितनी बड़ी शरीर है उतना बड़ा तुमने पगड़ी बांध लिया। क्योंकि जैसे 2027 में जब आप चुनाव लड़ेंगे तो उसके मुद्दे क्या हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या है कि भाई क्या बनवा दोगे, क्या कर दोगे, या आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करोगे? मैं बताता हूँ। देखिए, अगर जनता के आशीर्वाद से मैं एमएलए बन जाता हूँ तो गोविंद नगर विधानसभा में कच्ची बस्तियां 27 मेरी कलम सबसे पहले उन्हीं गरीब लोगों के लिए चलेगी जो बस्तियों में निवास करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल और आपके अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस पॉलिटिकल पॉडकास्ट की सीरीज में हमारे साथ में है सम्राट विकास यादव जी, जो कि गोविंद नगर विधानसभा के प्रत्याशी रहे। अगर कानपुर शहर की बात करें तो यूथ में बहुत तगड़ी फॉलोइंग रखते हैं और बहुत सारे इनके सोशल मीडिया ट्रोल भी देखने को मिलते हैं। कभी प्रशासन से झगड़ा हो जाता है, इनकी आंखों में, चेहरे में डर का सिकन नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से राजनीति में आए हुए हैं। तो सर, मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पर। धन्यवाद निखिल जी। तो विकास भैया, ये बताइए कि जैसे गोविंद नगर विधानसभा से आप 2 बार आपको टिकट मिला जी, रहने वाले आप आजमगढ़ के हैं जी, तो इसका क्या राज है भाई? क्योंकि टिकट मिलना भी इतना आसान नहीं, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, इतनी यंग एज में टिकट मिल जाना,
तो इसके बारे में क्या सूत्र क्या है इसका? देखिए, सूत्र की बात नहीं है, यह बात सच है कि यंग एज में मुझे पब्लिक के बीच में इलेक्शन लड़ने का मौका आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिया। उसका एक कारण था, मैं इलेक्शन लड़ने से पहले समाजवादी पार्टी के संगठन में विभिन्न जनपदों में और कई स्टेटों में पार्टी के कामों से एक एक महीने वहाँ पड़ा रहता था, काम करता था। और 2019 के लोकसभा के चुनाव में जब यहाँ के विधायक सांसद बन गए भारतीय जनता पार्टी की, तो सीट खाली हो गई। तो मेरा संपर्क आदरणीय अखिलेश यादव जी से पहले से था। तो मैं उनसे जाके सीधे बात किया कि साहब मेरे यहाँ उपचुनाव होना है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि कैसे लड़ोगे, क्या वहाँ के जाति समीकरण है। तो मैंने उनसे स्पष्ट बताया कि जाति समीकरण तो यादव वोट बैंक तो ज़्यादा नहीं है, समाजवादी पार्टी का ही वोट बैंक ज़्यादा नहीं है, मगर ये सच है कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, काम करता हूँ और करूँगा, विश्वास पैदा करूँगा, मैं बेहतर रिजल्ट आपके सामने ले आऊँगा। और वही हुआ, बेहतर रिजल्ट। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, रिजल्ट मैं बेहतर दिया। ये खास बात ये ज़रूर है कि जब आपने ये बोल ही दिया कि मैं आजमगढ़ का या पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, तो ये सच बात है। और ये हमको इस बात का ये मेरा सौभाग्य समझिए कि मैं जिस विधानसभा में चुनाव लड़ रहा हूँ या तैयारी कर रहा हूँ, लड़ूंगा या जीतने का एक मजबूत इरादा लेके तैयारी कर रहा हूँ, उस विधानसभा में पूर्वांचल के लगभग 70% लोग पूर्वांचल के रहने वाले लोग, जहाँ से 70% आप पता करिएगा। और उनसे हमको बहुत अपनत्व प्यार मिलता है, वहाँ की भाषा शैली मिलती है, वहाँ का रहने का, खाने पीने का सब कल्चर मिलता है। तो हम धीरे धीरे लोगों में घुल गए। तो भोजपुरी तरीका जो है फायदेमंद है आपके लिए? हाँ, बिल्कुल है। तो कोई ऐसा स्लोगन है जो आपने भोजपुरी में जब आप जाते हो तो एक अपने लोगों के बीच भोजपुरी में हम कोई भी माता जी लोग दरवाजे पे बैठी होती तो हम पूछ लेते हैं, का माता जी का हाल बा, चाचा कहाँ हुआ है। तो हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, या हम उनकी कुछ बातों से समझ जाते हैं कि ये लोग वहाँ के रहने वाले हैं। और ऐसा नहीं है, ये बात सही है कि मैं कानपुर आया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम पे भरोसा किया, मगर हमने रिश्ते बनाने के लिए या रिश्तों में हमने कभी भी किसी चीज़ के बारे में सोचा नहीं। मैंने कितनी बार ब्लड दिया है अपना लोगों को ज़रूरत पड़ने पे। तो जो मेरे उनसे रिश्ते डेवलप हुए वो खून के रिश्ते से बढ़कर निकले, और आज भी वो मेरे साथ है। तो इसका मतलब आपने जमीनी स्तर पे जो है काम शुरू कर दिया है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आप समझिए कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद या उस टाइम भी, मैं तब से लगातार मेरा जीवन बिल्कुल सोशल है। तो आजमगढ़ से कानपुर कब आना हुआ और यहाँ पे कैसे एस्टैब्लिश हुए? आजमगढ़ क्लास 8 तक मैं पढ़ा, उसके बाद जौनपुर मेरी पढ़ाई हुई, फिर इलाहाबाद मेरी पढ़ाई हुई। जब मैं इलाहाबाद में था तो वहाँ के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोटेस्ट हुआ करते थे स्टूडेंट के तमाम इशूज को लेकर, उसमें जाया करता था, एक इंटरेस्ट था। उसी टाइम धीरे धीरे अखिलेश जी को देखने लगा, सुनने लगा, उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया। मैं मेडिकल का स्टूडेंट था उस टाइम, सीपीएमटी हुआ करता था, सीपीएमटी का एग्जाम तैयारी करता था, 2 साल तैयारी किया मैंने। अच्छा। उसके बाद ग्रेजुएशन डीएवी कॉलेज से चल रहा था, यहाँ की छात्र राजनीति में एक्टिव हो गए पूरी तरीके से, अखिलेश जी के संपर्क में आ गए, संगठन का काम करने लगा। और पुराना जो है बैकग्राउंड आपका कैसा रहा? पिताजी के समय पे कभी कोई पॉलिटिक्स में रहा? पिताजी हमारे सामाजिक तौर पे पॉलिटिक्स में सक्रिय रहे, एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं, मगर जो मेरी फैमिली पॉलिटिकल तो नहीं थी, मेरी एजुकेशन लेवल मेरी फैमिली का बहुत हायर था। मेरे बाबा उस टाइम में 90 के दशक में प्रधानाचार्य थे इंटर कॉलेज के, और पिताजी भी मेरे ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और बाकी चाचा लोग सबकी पढ़ाई अच्छी जगहों पे भी, अच्छी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में हुई। तो घर पे लोग जो है सपोर्ट करे आपको जब पॉलिटिक्स में आए, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स की जब शुरुआत की? हाँ, लोगों ने समझाया पहले कि कोई जॉब वॉब कर लो सरकारी, और इसका कोई भविष्य नहीं होता राजनीति का, बहुत प्रेशर बनाया गया। तो मैंने साफ साफ फिर एक बार मुझे स्टैंड लेना पड़ा सारे परिवार वालों के सामने। हमने कहा मुझे सरकारी नौकरी नहीं करना, मैं सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। तो वो जो फैमिली प्रेशर होता है बड़ा दबाव में ला के बहुत। तो जब मैं कह दिया, स्टैंड ले लिया इस बात पे, तो फिर हमसे धीरे धीरे लोगों ने कहना छोड़ दिया कि मतलब जो है बच्चा हाथ से निकल चुका, ऐसी वाली सिचुएशन थी? नहीं, उनको कभी कभी अच्छा भी लगता है
नहीं अब अच्छा लगता हो, लेकिन तब की स्थिति जो है बड़ी उनको यही लगता था कि भाई पढ़ने के लिए हम लोगों ने भेजा और पढ़ाई न करके वो राजनीति करने लगा। तो कभी जो है पिताजी की हाथों से पिटाई नहीं, पिटाई कभी नहीं। देखिए ऐसा है, ये बात सच है कि जब मैं क्लास 8 तक मैं पढ़ाई किया तो ये मैं सही बात है, वो स्कूल जो था वो आरएसएस का स्कूल था। उसमें अच्छी पढ़ाई होती थी उस टाइम। आरएसएस मतलब सरस्वती विद्या निकेतन वाले। हाँ, उसमें मैं पढ़ाई कर रहा था। तो जब मैं क्लास 6 में था और 8 तक 3 साल में अपने स्कूल का सेनापति हुआ करता था। वहां भी इलेक्शन होता था स्टूडेंट का, तो उसमें जो ज्यादा अच्छी स्पीच देता था उसको चुना जाता था। तो मैं उस टाइम भी स्पीच देता था, सीखता था। मेरे पिताजी मुझे सिखाते थे। मेरे पिताजी के बहुत सारे लिखे हुए स्पीच मैं आज भी बोलता हूँ, मुझे याद है। कभी कभी वो खाली टाइम में मुझे स्पीच लिख के मंत्र मिल गया इसका मतलब। बिल्कुल, तो सीखा हूँ मैं, बहुत कुछ सीखा। तो जब आरएसएस की स्कूल से पढ़े तो आपको ऐसा नहीं लगा कि हम भाजपा ज्वाइन कर लें? ना, समाजवादी क्यों ज्वाइन? जब मैं 8 तक पढ़ाई किया ना तो वहाँ कोई पार्टी और कोई कुछ नहीं। ये किसी भी स्टूडेंट को सीखने का वो पीरियड होता है, अनुशासन हो और तमाम चीजें। तो जो हमें सीखना था वो मैं सीखा। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आने लगा मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समाज सेवा कहाँ जाके करनी चाहिए, कैसे बेहतर कर पाऊंगा। उस रास्ते पे मैं निकल पड़ा। तो समाजवादी ही क्यों सिलेक्ट करी, ये जानना मुझे। और भी तो पार्टी थी आपके समय पे, कारण है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे होंगे तो उसका कारण है। उस समय जो है मायावती जी बहुत एक्टिव रही। उसका कारण है। उसका कारण ये है कि हमारे परिवार में जब नेताजी अपने जमाने में स्ट्रगल कर रहे थे तो हमारे यहाँ कभी कोई प्रोग्राम ऐसा हुआ, उनका आना हुआ। हमारे बाबा जो प्रधानाचार्य थे वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे। तो एक हमसे पहले की पीढ़ियों से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते आ रहे हैं मेरे परिवार के लोग। कहीं ना कहीं यादव वाली वो लॉबिंग थी। अब जो भी कह लीजिए, हमारे पूर्वज जो थे नेताजी भी वो नेताजी को सपोर्ट करते थे, नेताजी के साथ थे। तो मैं अखिलेश यादव जी के साथ हूँ। तो दोनों में प्रेरणा का स्रोत सबसे ज्यादा क्या लगता है, अखिलेश जी में या नहीं, बहुत कुछ। हम लोगों ने तो नेताजी से बहुत कुछ सीखा है और अखिलेश जी से तो लगातार सीख रहे हैं। नेताजी की एक बात याद आ गई जो आपने कहा और जिसको मैंने बहुत आत्मसात किया, और मेरे क्षेत्र के लोगों से आप जानकारी करेंगे तो लोग ये बात कहेंगे। नेताजी ये कहते थे कि राजनीति में लोगों के दुख तकलीफ में शामिल होना सीख लो और अन्याय के खिलाफ लड़ना सीख लो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नेता बनने से नहीं रोक सकती। ये बिल्कुल सच बात है और ये मैं उनके मुंह से सुना हूँ, और जब से मैं सुना हूँ मैंने उसको अपने जीवन में आत्मसात किया है बहुत आत्मीयता के साथ। तो उसका रिजल्ट भी आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो जब आप पहली बार 2019 में टिकट के लिए गए अखिलेश जी के पास जी, तो उस समय तो और भी लोग लाइन पे होंगे। हाँ बिल्कुल। भैया विकास को ही जो है टिकट क्यों मिला? मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना, मैं उसके पहले संगठन का काम करता था। तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के टच में रहता था। जो भी कभी कभी वो हमसे रिपोर्टिंग लेते थे, मगर उनको ये यकीन नहीं था कि ये पब्लिक राजनीति में इतनी जल्दी आएगा या आ जाएगा। और ये सच है कि राजनीति में ये मेरा सौभाग्य था, मेरा कोई गॉड फादर नहीं रहा। मेरे जो कुछ रहे अखिलेश यादव जी रहे स्टार्टिंग से। हो सकता है मैं किसी नेता के संपर्क में रहा तो उनसे अच्छी चीजें सीखा जब तक रहा होगा उनके संपर्क में, लेकिन मेरे गॉड फादर कहिए, मेरे सब कुछ अखिलेश यादव जी रहे। तो मुझे लगा कि जब यहाँ की सीट खाली हो गई, मेरा आने का मेरे ही लोगों ने, गिनती के 6-7 ऐसे मेरे भाई, पनकी मंदिर मंगलवार का दिन था, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई सम्राट जी आप राजनीति करो, हम लोग कभी आपका जीवन में साथ नहीं छोड़ेंगे। 2019 के उपचुनाव से ठीक पहले उस टाइम पार्षद का चुनाव हुआ था। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट जगा। मैं मसवानपुर में जब रहना शुरू किया तो उसके पहले मैं वहाँ अपना पार्षद बनाया, फिर मैं रहना शुरू किया। वहाँ 28,000 मतदाता है। मेरे साथ का एक नौजवान लड़का भाई मेरा, उसका नाम संदीप गौतम था, उसको मैंने सभासद एक बार में बना दिया। तब भी मेरे ऊपर अखिलेश जी ने ट्रस्ट किया, टिकट दे दिया। तमाम लोगों के षड्यंत्र और तमाम लोग साजिशों के बाद उन्होंने विश्वास किया और मुझे वहीं से प्रवेश दे दिया पब्लिक के लिए। वो इलेक्शन में नाम संदीप का था, मेहनत मैंने किया, मैं उस चुनाव को जीता। तो फिर और मुझे अवसर मिल गया लोगों के बीच में जाने का। तो उसी समय लोगों ने, मेरे साथ के लोगों ने कहा कि जब तुम इतना ज्यादा, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है, तुम तो 24 घंटे समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हो, समाजवाद में ही जीते हो, तो क्यों नहीं तुम टिकट मांग लेते हो।
जब सब लोग मांग रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलो भाई, हमने जो जो काम पार्टी के लिए किए थे, सारी फाइल बनाई, सारे दस्तावेज बनाए, ज्यादातर अखिलेश जी को मालूम थे। मैं सीधे उनके पास गया। हाँ। यहाँ तक कि उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी थे, मैंने उनसे भी नहीं बात किया था। मैं सीधे उनके पास गया, मैंने बोला कि सर हमारे यहाँ उपचुनाव होना है। उन्होंने कहा हाँ होना है। तो मैं लड़ना चाहता हूँ। बोले तुम लड़ोगे चुनाव? हमने कहा जी बिल्कुल मैं लड़ना चाहता हूँ। हमने कहा जितने लोग मांग रहे हैं टिकट, मैं उनसे सबसे अच्छा लड़ूंगा। हमने कहा मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है भैया, सुबह से निकलता हूँ तो जनता के बीच में रहता हूँ, उनके दुख तकलीफों में रहता हूँ। तो उनको मेरी बात अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे कुछ इशारे ऐसे किए, तो मैं उस पर काम करने के लिए बोला, मैंने काम किया, फिर उन्होंने टिकट दे दिया। क्या एज रही होगी जब पहली बार आपने टिकट मांगा? मुझे लगता है मैं 26.5 साल का रहा हूँगा। तो लोगों ने तो खूब लगभग अप्रोच किया 27। होगा। हाँ, लोगों को बड़ा मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय जो था, तमाम लोगों को उस टाइम आश्चर्य कर दिया। हाँ, आश्चर्य कर दिया। मगर मैं मेहनत किया, मेहनत के रास्ते पे हमेशा लगा रहा। कभी मेरा कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं क्षेत्र में न जाता हूँ। वैसे आपकी क्या दिनचर्या क्या रहती है सुबह से शाम तक? दिनचर्या मेरी ये समझ लीजिए कि हमारे क्षेत्र के जो नौजवान हैं, उनमें धीरे धीरे ये विश्वास पैदा हो गया मेरी वजह से। उनको ये लगता है कि अगर हमारे मोहल्ले में किसी गरीब के यहाँ या किसी भी व्यक्ति के यहाँ, किसी भी कास्ट के आदमी के यहाँ कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, कोई बात हो गई, किसी ने परेशान किया, तो वो लोग हमको इस विश्वास के साथ फोन करके बताते हैं कि भैया यहाँ ऐसी बात हो गई, आपको आना है, और मैं पहुंच जाता हूँ। तो धीरे धीरे उनको ये लगता है कि कोई आए ना आए, अगर सम्राट कानपुर में होंगे, मैं बोलूंगा तो वो जरूर आएंगे। मैं जाता हूँ लोगों के बीच में, दुख तकलीफ में तो मैं किसी की जात क्या, मैं दल भी नहीं देखता हूँ, पहुंच जाता हूँ उनके बीच में। तो भाजपा वाले बुलाता तब भी पहुंच जाते हैं? ये आप कह लो, उनके दुखों में मैं जाता हूँ। हाँ, मैं दुख में जाता हूँ उनके। अच्छा, नाम क्या आगे जो आपका सम्राट लगा, इसका क्या है? और ये पगड़ी का जो लुक है, ये जो है किसने सजेस्ट किया आपको? पगड़ी देखिए सजेस्ट तो नहीं किया था किसी ने, मगर एक शौक था। मैं पहले गमछा बांधा करता था स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, कोई भी गमछा मिलता था बांध लिया करता था। और एक बार ऐसे ही नेताजी से मिलने गए, तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता था नेताजी से मिल पाए, बहुत देर तक उनके सामने बैठ पाए। तो श्रद्धेय नेताजी बैठे थे, उनको कुछ डॉक्टर्स आ गए चेकअप करने, तो मुझे मौका मिल गया, किसी ने कहा बैठ जाओ सामने, में बैठ गया। उसी दरमियान नेताजी को किसी ने लाल हरे रंग का कपड़ा गिफ्ट किया, पहनाया उनके गले में। तो मुझे बैठने का मौका मिल गया, तो उन्होंने उसको मेरी तरफ बढ़ा दिया। तो मैं बैठे बैठे उसको बांध लिया। तो जब मैं बांध लिया तो उनकी नजर पड़ी, तो कहा अरे जितनी बड़ी शरीर है उतना बड़ा तुमने पगड़ी बांध लिया, बहुत अच्छा, फोटो खींचो इसके साथ। मेरे साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई। उसी टाइम उन्होंने खिंचवाते समय मुझसे कहना इसको उतारना मत। तब से मैंने संकल्प ले लिया, मैंने नहीं उतारा, मैं उतारूंगा। मतलब रोज निकलते हैं तो पगड़ी जो है बांध के निकलेंगे। सम्राट का जो है क्या है? सम्राट का ये आप कह लीजिए कि किसी भी इंसान के पीछे उसके तमाम नज़दीकी दोस्तों का, साथियों का, उनकी टीम का बड़ा सहयोग होता है। तो जो हमारे दोस्त साथी मेरे टीम के लोग थे, मेरी कार्यशैली पे, मेरे स्वभाव से, मेरी पर्सनालिटी से, मेरे पहनावे ओढ़ावे से, उन्होंने हमको ये नाम दिया। छात्र राजनीति में कोई ना कोई उपनाम दे ही देते हैं लोग, तो हमको सम्राट नाम दिए। तो सम्राट, तो आपको डीएवी से सम्राट नाम मिला एक तरीके से। जी। तो जब आपकी अगर थोड़ा सा हम कॉलेज लाइफ स्टाइल पर आए, तो कॉलेज में आप पढ़ने में कैसे रहे? पढ़ने में हम अच्छे रहे। हम तो हाई स्कूल इंटर में तो मेरे डिक्टेंशन मार्क रहे 3-3, 4-4 सब्जेक्टों में। मैं मेडिकल का स्टूडेंट था ही। जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गया तो ज़्यादा पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान गया, पढ़ाई की तरफ उतना रहता था कि आगे बढ़ते रहे। अभी जैसे जब कॉलेज लाइफ की अगर हम थोड़ी सी बात करें, तो उस समय कोई आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं रही? क्योंकि आपकी अभी शादी तो हुई नहीं है। नहीं, हाँ हुई नहीं कि की नहीं है? नहीं, शादी किया ही नहीं मैं। अच्छा, की नहीं है। हाँ। और इरादा क्या है आपका? इरादा तो देखिए ऊपर वाले को जो मंजूर हो। हाँ। शादी के लिए घर वाले प्रेशर बनाते हैं, अभी बना रहे हैं। मगर मुझे ये लगता है मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, मैं जिस स्टेज में हूँ मेरी वर्किंग स्टाइल कोई प्रभावित ना हो जाए। बाकी तो ये ऊपर वाले के हाथ में होता है किसकी कब शादी होगी नहीं होगी। मगर मेरा जो उद्देश्य है उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही कॉलेज टाइम पे? नहीं, ऐसा नहीं, मदद करा मैं, बहुत लड़कियों की मदद करता था। नहीं, गर्लफ्रेंड रही कि नहीं? नहीं, गर्लफ्रेंड कोई नहीं रही। हाँ और ना में जवाब नहीं रही। और शादी का भी
कब तक आपको लग रहा है कि करेंगे आप? अब कुछ देखिए, अभी एक तो अपनी मेरा प्लानिंग भी तो होती है। नहीं, अभी तो मेरा लक्ष्य, मुझे कुछ भी 2027 के पहले मैं कहीं भी नहीं देख सकता। अच्छा, सिर्फ मुझे मेरा इलेक्शन, उसकी तैयारी, मुझे चुनाव जीतना है। तो जैसे आपने गोविंद नगर विधानसभा को सिलेक्ट किया, जी। तो कभी आपको ये नहीं लगा कि ये आपके जो नाम के आगे जो टाइटल है, मतलब पीछे जो टाइटल है यादव, तो एक वो वोट बैंक कहीं ना कहीं पार्टी का यहाँ पर कम है, ये लोग यादव कम्युनिटीज कम है। ये बात आपकी सही है। हाँ टाइटल आपने सम्राट विकास यादव लिखा है, हाँ हाँ। मगर मैं इलेक्शन कमीशन की साइडों पे आप देखिए, मैं इलेक्शन भी सम्राट विकास के नाम से लड़ता हूँ। मेरा टिकट जब समाजवादी पार्टी से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषित किया था, उसमें भी उन्होंने सम्राट विकास नाम घोषित किया। उसके बाद जितने मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, सब सम्राट विकास के नाम से। और मेरा जो काम करने का तौर तरीका है वो बहुत ज़्यादा किसी जात को लेके नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे हर जात के लोग पसंद करते हैं। जिसको समझ में आए सम्राट विकास के आगे सिंह लगा ले, यादव लगा ले, कुछ भी लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जब मेरी पहली बार टिकट हुई तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये बात बोला कि तुम्हारा नाम घोषित हो रहा था, तो तुम्हारा नाम तो ऐसे बहुत बड़ा है, सम्राट विकास यादव। तो मैंने कहा यादव हटा दो, इसलिए मैंने घोषित कर दिया सम्राट विकास। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सम्राट विकास ही लिखूंगा अपना नाम, तो मैं वही लिखता हूँ। तो सम्राट विकास के नाम से ही चला रहा है। हाँ, वही चल रहा। जैसे कानपुर शहर में लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं, जो हालांकि 20 से 30-40 साल की जो यंग जनरेशन है जी, जो यूथ है, तो कहीं ना कहीं यूथ आइकन के तौर पे लोग देखते हैं। तो अगर कहीं कुछ इनॉग्रेशन कराना है तो लोग आपको बुलाते हैं। तो जैसे जो और भी लोग जो भाई हैं जो आपके छोटे, अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो उसका क्या है, वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं? देखिए, जो भी नए यूथ के लोग हैं, वो तो मुझसे, सोशल मीडिया का ज़माना है, मेरा फ़ोन 24 घंटे खुला रहता है, उनके मैसेज आते हैं, कॉल्स आती हैं। और एक सबसे खास बात यह है, जो आपने अभी कार्यालय की बात की, मैं, आप समझ लीजिए कि मेरी गाड़ी चलता फिरता कार्यालय है। आप समझ लीजिए, ज़्यादातर कोई भी गरीब बस्ती, घनी आबादी में रहने वाली कोई महिला भी मुझे फ़ोन कर देती, मुझे ये दिक्कत है, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि मैं इतने बजे आपके यहाँ आ जाऊँगा। कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा उनको अपने यहाँ मैं बुला के परेशान ना करूँ, और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो जाए, वो हमसे संतुष्ट हो जाए। हम डायल 100 हैं अपने क्षेत्र के, आप जान लीजिए। ये नौजवान जानता है। ठीक बात। जैसे आपने पहले जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी, या अगर आज से लगभग 20 साल पहले चले जाएं हम, जी, उस समय पॉलिटिक्स अलग तरीके की हुआ करती थी। आज की पॉलिटिक्स जमीनी स्तर पर भी है और सोशल मीडिया ट्रोल्स की भी है। तो सोशल मीडिया कितना मैटर करता है? जैसे लोग बोलते हैं आईटी सेल, तो ये कितना प्रभाव डालता है चुनावी? नहीं, अब का जो सिचुएशन है, अब तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है पॉलिटिक्स में। लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है। पहले के समय में तो, जैसा हमारे पुराने लोग बताते हैं कि भाई मोबाइल्स नहीं थी, बातचीत करने के संसाधन नहीं थे, तब भी लोग नेताओं का इंतजार किया करते थे काफी संख्या में खड़े होकर। अब कम्युनिकेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप चाहिए वीडियो कॉल पे बात कर लीजिए, कैसे भी बात कर लीजिए। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीकी बदलती जा रही है, उसी हिसाब से सबको अब ढलना पड़ेगा, उसी हिसाब से। नहीं, बहुत मतलब ये चुनावी समीकरण में कुछ फायदेमंद रहता है, कुछ मतलब बदलाव डालता है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्लोगन चल रहा है, देखिए, कोई स्लोगन चल रहा है, वो आम पब्लिक के हाथों तक, उनके दिमाग तक आसानी से आप पहुंचा सकते हो। बस इतना ही सोशल मीडिया और ये टेक्नोलॉजी कर सकती है। बाकी काम करता है आपका व्यक्तित्व, आपका काम करने का तौर तरीका, आपकी उपलब्धता, लोगों के बीच में सरलता, सहजता, ये काम करती है। जैसे आप जिस पॉलिटिक्स के रास्ते में चल रहे हैं जी, वो कितना कठिन है, मतलब किस तरीके से, कैसे उसको बुना हुआ है कि आपने कुछ अपने इथिक्स होंगे, कुछ अपने प्रिंसिपल्स होंगे कि हमको इन्हीं पे काम करना है, वो क्या क्या है? देखिए, ऐसा है, किसी भी व्यक्ति का, पॉलिटिक्स करने वाले किसी भी नेता से उसकी यही एक उम्मीद होती है कि जब मेरी कभी कोई ज़रूरत हो तो ये इंसान मेरे पास खड़ा हो जाए, मेरे साथ आ जाए, एक बैकअप रहे। तो वो मेरे अंदर है, स्टार्टिंग से, शुरुआत से। मेरा कोई भी कार्यकर्ता मुझसे नाखुश नहीं होता है, और होता है तो मैं अपनी गलती भी मान लेता हूँ, कभी हो गई अगर, मैं उसको मना भी लेता हूँ। अच्छा, मना भी लेते हैं? बिल्कुल मना लेता हूँ, ये नेताजी वाले गुण। और बिल्कुल मना लेता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज का जो मानव जीवन है और जिस तरीके का सब
परिवेश चल रहा है, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा। मेरे चाहने वालों से तो मैं बोलूंगा कि वो मेरे लिए दुआ करें कि मेरे अंदर कभी अहंकार ना आए, और अगर कहीं आने लगे तो मेरे ही चाहने वाले लोग मुझे बताएं कि सम्राट जी ये आप गलत कर रहे हैं, ये आपके अंदर चेंजमेंट हो रहा है। मैं कभी ऐसा नहीं नहीं, ये डायल 100 जब तक जनता के बीच में रहेगी तब तक नहीं आएगा, मुझे ऐसा तो लगता बिल्कुल है। रहेगी, जिस दिन कार्यालय बन जाएगा उसी दिन बिल्कुल आने रहेगी, लगेगा। बिल्कुल रहेगी। कार्यालय है, वहाँ पे कंप्यूटर्स हैं, लोगों को डेटा है, उस पर काम करना आपके होता ना है, हम रहने लोग पे जो है लोग हाँ, जाते होंगे। हाँ, तो जैसे सोशल मीडिया में मैंने एक देखा हुआ था 2022 के इलेक्शन में जी आपका जो है प्रशासन से जो है कुछ बातचीत जो है हो गई थी। जी। तो वो तो उसमें लोग मुझे ऐसा दिखा कि बिल्कुल भी डर नहीं दिखता है। आर की या पार कुछ ऐसा आपने कहा था। जी जी, हाँ वो मामला जिस दिन वोटिंग थी उस हाँ दिन का है। हाँ हाँ हाँ। और उस दिन हुआ ये था कि बर्रा में हमारे कुछ कार्यकर्ता जो वोटर लिस्ट लेके बाहर बैठते हैं, पर्चियां बना रहे थे। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के कहने पे वहाँ के लोकल के लोग, जो पुलिस के लोग लगे थे, उन्होंने उसके कागज पत्तर बस्ते को फेंक दिया, उसको एक दो थप्पड़ मार दिया। मैं फील्ड पे था, मुझे पता चला, मैं पहुंच गया। तो फिर मैंने बोला कि भाई कहाँ है कागज, क्यों मारा तुमने, हमारी पार्टी कार्यकर्ता को कैसे छू दिया, क्यों टच कर दिया। तो ये बात तो देखिए सच है, और हम लोग सद्य नेताजी को मानते हैं, अखिलेश यादव जी को मानते हैं। कहीं अन्याय होगा तो मैं तो किसी भी सीमा तक लड़ सकता हूँ। डर नहीं लगता आपको? कोई डर नहीं। जेल डर वेल नाम चले तो गए? आप, मैं बताऊं, मैं डर नाम का चीज उसी दिन भूल गया। लोग डरते सुन हैं लीजिए, भाजपा की सरकार और सुनिए, वो बुलडोजर भी से। बता दें, वो हाँ। भी बता दें। मैं डर नाम की चीज तो मैं देखिए उसी दिन भूल गया जिस दिन मैंने लाल हरे रंग की पगड़ी बांधी थी। नेताजी ने जो हमको पगड़ी दी उसकी साइज क्या थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी मैं जो पगड़ी बांधता हूँ एकदम एक कफन की साइज है पूरी मेरे। अगर आप इसको नाप दोगे तो मेरी जितनी हाइट है उतनी बड़ी पगड़ी है ये। तो डर और का तो कोई मतलब ही नहीं। डर वर तो हम जानते नहीं डर होता क्या है। तो कभी ऐसा हुआ कि पुलिस आपको उठा के ले गई हो और छात्र राजनीति भी करी हो? पुलिस बहुत बार ऐसा हाँ, हुआ होगा। बहुत बार गिरफ्तारियां हुई हैं, लखनऊ में हर जगह हुई है, मगर बहुत सामान्य ढंग से हमको गिरफ्तार नहीं कर पाती पुलिस कभी। ऐसा क्यों? लड़ता हूँ मैं। तो ऐसे कुछ जबरन, मतलब टीम जबरन नहीं, हम अपनी ताकत दिखाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं। तो टीम में कुछ ऐसे लोग होंगे लोग ना होते हैं, मजबूत। हाँ लोग होते हैं, लोग होते हैं। और देखिए वो सब राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं जिसमें हम लोग की गिरफ्तारियां होती हैं। भाई हमारे राजनीतिक जीवन में हमने कभी किसी सामान्य आदमी को सताया नहीं। ये मेरी पहली प्राथमिकता है कि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो मेरी बुराई कभी ना करे, वो मेरे पीठ पीछे गलत ना बोले मेरे बारे में। बाकी जो नेता लोग हैं या जो राजनीति में मुझसे कुछ कंपटीशन मानते होंगे, वो लोग मेरी बुराई करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, समाजवादी की परिभाषा क्या है? क्योंकि भाजपा जो समाजवादी की परिभाषा बताती है वो दूसरी है। वो तो बोलते हैं गुंडों की पार्टी है, लाल टोपी लगा लो। तो देखिए ऐसा है, किसी न किसी कलर की टोपी तो वो लोग भी लगाते हैं। हाँ हाँ। लगाते हैं। अब गुंडों की पार्टी कौन सी है आप देख रहे हैं समाज में। इस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पुलिस कस्टडी कितने लोगों की हत्याएं हो जा रही, मौत हो जा रही है। पहले पहले क्रिमिनल्स लोगों की हत्या करते थे, आज पुलिस के लोग हत्या कर रहे हैं, सरकार की इशारे पे कर रहे हैं। तो आपको तो डर? देखिए वो हमारे अपोजिट पार्टी के लोग हैं, वो तो कुछ भी कहेंगे कि समाजवादी पार्टी माने गुंडा राज, या समाजवादी पार्टी माने गुंडा। अब मैं तो कह रहा हूँ आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में मैं सामने खड़ा हूँ। इतना तो लोग मुझे जानते हैं कानपुर में, और भी अगर अलग डिस्ट्रिक्ट में, क्या मैं भी चाहूँ तो किसी गलत कामों में इंटरफेयर करूँ? मैंने कभी नहीं किया। तमाम भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट उठा के देख लीजिए, कानपुर में भी क्या करते हैं वो लोग, कैसे जमीन कब जाते हैं, कैसे एग्रीमेंट कराते हैं, क्या क्या करते हैं। हमने ये सब कुछ नहीं किया, कभी नहीं किया, खड़े नहीं हुए ऐसी जगहों पर। तो मुद्दे आप क्यों नहीं उठाते हैं? मुद्दे उठाता हूँ मैं, बिल्कुल डर नहीं उठाता लगता आपको कभी भाजपा की सरकार ना, डर और नहीं लगता। डर लगना होता तो अब बाबा कितने के बुलडोजर से? नहीं, बुलडोजर तो हमारे नेता ने कहा कि भाई बुलडोजर के दिमाग नहीं होता, बुलडोजर की स्टीयरिंग गोरखपुर मोड़ दी जाएगी तो गोरखपुर चला जाएगा। पायलट चेंज होना है, पायलट चेंज हो जाएगा तो भाजपा के बारे में क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? भारतीय झूठ पार्टी। और जैसे अभी उपचुनाव चल रहे हैं जी, सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव जी है, जी, तो वहां पर आप जा रहे हैं कन्वेंशन? बिल्कुल बिल्कुल जा रहा है। तो वहां की भी क्या स्थिति है, क्या समीकरण है आपके हिसाब से? देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इलेक्शन। ये बात सही है कि वहां का जो भी वोटर है
अब आजकल शहर में रहने वाला आदमी सब समझदार होता है। जिस दिन वो देने के लिए घर से निकलेगा निखिल जी, वो ये बात जरूर सोचेगा कि आखिर हमको मध्यावर्ती चुनाव का हिस्सा क्यों बनना पड़ा, मुझे वोट देने क्यों जाना पड़ रहा है 5 साल से पहले। तो उनके दिल में दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि मैंने जिस हाजी इरफान सोलंकी को 5 साल के लिए चुना था, भाई जनता ने चुना था, कोई उस टाइम सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं थी कि जबरियां जीत लिया हाजी इरफान सोलंकी। तो उनके मन में जो उनके वोटर्स हैं जिन्होंने वोट साइकिल का दबा के उनको विधायक बनाया था, वो ये बात जरूर सोचेंगे कि आखिर वजह क्या है कि फिर से इलेक्शन हो रहा है। तो आप यकीन मानिए वही वोटर्स जो हाजी इरफान सोलंकी को विधानसभा पहुंचाए थे, वो ये जरूर उनको समझ में आ जाएगा कि ये प्रशासन की जो है कुनीति की वजह से, भारतीय जनता पार्टी का गलत रवैये की वजह से उनको सताया गया, दबाया गया, उनको जबरियां जेल भेजकर इस सीट को खाली कराया गया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी षड्यंत्र के माध्यम से इस सीट को हथियाना चाहते हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं निश्चित रूप प्री प्लान्ड वे में, हम कह रहे हैं प्री प्लान्ड छोड़िए, जो वोटर है उसको ये समझ में आएगा ना कि भाई हमको 5 साल से पहले क्यों वोट डालना पड़ रहा है, तो उसका ध्यान निश्चित रूप से इन सब घटनाओं पे जाएगा। जिस तरीके से षड्यंत्र हाजी इरफान सोलंकी के लिए तैयार किया गया, तो निश्चित रूप से वो कहेगी, निर्णय लेगी। और मैं बता रहा हूँ वो उनके परिवार के साथ है, प्रत्याशी नसीम सोलंकी के साथ है। आपने तो विधानसभा में अभी चल रहा है चुनावी माहौल, तो आप घूमे भी होंगे। हाँ बिल्कुल घूमे। तो आपको क्या लग रहा है कितने वोटों से जीत रहे हैं? ये जीतेंगी, मतलब मुझे लगता है कि अभी तक की सबसे बड़ी जीत होगी सीसामऊ की। कुछ कमजोरी तो नहीं रह जाएगी मतलब इरफान सोलंकी के ना होने पे? देखिए ऐसा है, अब इरफान सोलंकी जी नहीं है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत हालातों में आज भी मानवीयता जिंदा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाजी इरफान सोलंकी बन के उनके साथ खड़े होकर चलने के लिए तैयार हैं और वो लोग मदद कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को अगर हम एक लाइन में आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे? वो तो बहुत, मतलब उनसे बड़ा डायनामिक लीडर कोई नहीं है। ऐसा क्यों, मतलब आपको लग रहा है? लगता है, आज देखिए आप, आज के जो हालात हैं, जिस तरीके से रोजगार और ये सब चीजें खत्म होती जा रही, कौन नेता है इस पे बोलने वाला? हिस्सेदारी लोगों की खत्म होती जा रही। अब तो उनको एक नया खिताब मिला है। जिस तरीके से हम लोग पूरे देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बनी, तो मुझे लगता है कि पीडीए का नायक अगर किसी को कहा जा रहा है तो श्री अखिलेश यादव जी को कहा जा रहा है, पूरे देश के लोग। अखिलेश भैया और डिंपल भाभी में किसको आप पसंद करते हैं? दोनों लोगों को पसंद करते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी से को तो ज्यादा नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव जी को इसलिए ज्यादा पसंद करते हैं या उनके साथ ज्यादा काम करने का अनुभव रहा है, काम करने का मौका मिलता है, कोशिश भी रहती है, तो ज्यादा उनसे बातचीत भी होती है। और उसके बाद किसको पसंद करते हैं अगर इन दोनों लोगों को हटा दें तो? देखिए हम तो अखिलेश और लोगों का आशीर्वाद खाली अखिलेश यादव जी पसंद करते हैं, सिर्फ अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव जी के बारे में अगर कुछ कहना चाहें? देखिए मुलायम सिंह यादव जी के बारे में अगर हम लोग 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट में तो नहीं बता सकते कुछ, लेकिन ये बात सच है कि बस केवल इतना ही उनके बारे में कोई सोच ले कि एक साधारण परिवार में पैदा हुआ इंसान, शिक्षक से पूरे उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में अपनी धमक बनाया, जहाँ दिल्ली में भी झंडा गाड़ा समाजवादी पार्टी का, तो वो उसके पीछे बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें छुपी हैं। लोगों को इसके बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और हम लोगों को तो समझ लीजिए भगवान है श्रद्धेय नेताजी। आपका मुद्दा क्या है गोविंद नगर विधानसभा से लड़ने का? हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, गोविंद नगर विधानसभा में आपको सब चीजें मालूम है। यहाँ हमेशा प्रतिनिधित्व जनता का भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया, कभी कभी कांग्रेस के लोगों ने किया। समाजवादी पार्टी कभी भी इस पोजीशन में नहीं रही गोविंद नगर विधानसभा में कि वो लड़े, वो पब्लिक के मुद्दे को, पब्लिक के इश्यूज को उठाए, उसके लिए स्ट्रगल करे। इस हालात में आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद रहा, मैं इस हालात में ले आया इस विधानसभा को। मेरे कार्यकर्ताओं में बहुत ऊर्जा है, बहुत जोश है इस बात को लेके कि कम से कम हम लोग रनर की पोजीशन में है गोविंद नगर के अंदर। तो स्वाभाविक बात है, अब धीरे धीरे जनता का मूड जो है चेंज हुआ। पहले स्वाभाविक सी बात ही है कि आजादी के बाद बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का चुनाव होता था गोविंद नगर विधानसभा के अंदर। पहली बार बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी का चुनाव हुआ, 22 वाला।
तो लोगों को ये एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ जो है समाजवादी पार्टी लीड कर सकती है, लड़ सकती है, कामयाब हो सकती है। पहले हौसला नहीं जुटा पाते थे लोग। कितने वोट पाए आप? पहले लगभग 40,000 के आसपास पाए। 19 में कितने? 19 में 12,000। 12,000। जी। तो अब क्या लग रहा है, जब 27 में होगा तो अब तो बिल्कुल आप वही रेशियो बना लीजिए, जब मैं 12 से 40 पहुंच गया तो 40 से 80 पहुंच जाऊंगा, 1 लाख अच्छा, पहुंच अभी जो जाऊंगा। करंट एमएलए हैं यहाँ गोविंद नगर सीट से, जी मैथानी जी, जी उनसे आपकी बातचीत होती है? जब कुछ ऐसा होता हो कि जनता के बीच में जाओ तो हाँ, कुछ मुद्दे रहते हैं, जी जी, जनता तो के बीच उसके में लिए तो- वो सपोर्ट करते हैं? नहीं, जनता के बीच में जनता के बीच में वो कभी कभी मुलाकात हो जाती है, तो मैं चूंकि उम्र के लिहाज से वो मुझसे बड़े हैं, सीनियर है, तो मैं उनका स्वास्थ्य का हालचाल जरूर पूछ लेता हूँ। बाकी अपना वो उनका अपना काम करने का तरीका है, मेरा अपना काम करने का तरीका है। वो भी काफी सक्रिय हैं। अब कितना सक्रिय हैं, अब तो आप जनता के बीच में जाइए तो पता तब चलेगा पता वो चलेगा। कितना सक्रिय हैं। तो आप अपनी टक्कर क्या मानते हैं, अगली बार बहुत कांटे की होने वाली है? बिल्कुल, अगली बार तो अभी तो मैं ये बात देखिए बिल्कुल सही है कि मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं इलेक्शन के दूसरे दिन से ही लगातार पब्लिक के बीच में हूँ। कभी मैंने पब्लिक का साथ नहीं छोड़ा। और मैंने उस टाइम, मेरी कोई वीडियो निकाल के आप देखिएगा, मैंने जब मेरा लास्ट जिस दिन प्रचार 6 बजे बंद होना था, मैंने उस दिन जो स्पीच दिया अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, इलेक्शन 2 दिन बाद वोटिंग होनी थी, मैंने उसी दिन उनसे कहा था कि हमारे मुकद्दर में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, मगर इतना जान लीजिए कि मैं आप लोगों का कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने ये वादा किया था, ये भरोसा जताया था, और कोई भी हमारे क्षेत्र की जनता ये नहीं कह सकती कि सम्राट ने साथ छोड़ा या उसने हमारे यहाँ आना जाना बंद किया, बिल्कुल नहीं। और देखिए, ठीक है, सत्ता के विधायक हो कोई मेरे सामने वाला, सत्ता भी भारतीय जनता पार्टी की हो, तो सत्ता हर गरीब के पेट में भोजन पहुंचा दे, हर काम उसका करा दे, ऐसा नहीं है। बहुत जगह से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में बहुत सारे दफ्तरों से गरीब आवाम लोग जलील होकर वापस आ जाते हैं, उनको ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, थानों से लेकर तमाम सरकारी दफ्तरों में। ऐसे समय में लोग सम्राट विकास को याद करते हैं, अगर तब सत्ता वाले को नहीं याद करते हैं। हाँ, आप मतलब मैं सही बता रहा हूँ। आप देखिए अस्पतालों के क्या हालात है। अरे बड़ा प्रचार, बहुत बड़ी बड़ी आयुष्मान कार्ड। असल में आयुष्मान कार्ड का फायदा प्राइवेट अस्पताल वाले उठा रहे हैं। किसी भी प्राइवेट अस्पताल वाले जो आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज कर रहे हैं, आपको जानकारी के लिए बता दें, बिलिंग बना रहे हैं, वो बिलिंग जो बनाते हैं, उस बिलिंग की सही जानकारी उस कार्ड धारक को कभी नहीं बताते हैं कि हमने तुम्हारा इलाज कर दिया, तुम घर जाओ। अब हम उस कार्ड पे कितना पैसा ले रहे हैं गवर्नमेंट का, तो आप समझिए उस कार्ड का जो सही मायने में लाभ मिलना चाहिए कार्ड धारकों को नहीं मिल रहा है। उसका पूरा जेब गर्म हो रही है प्राइवेट अस्पताल वालों को। तो ये सब इनके नाक के नीचे हो रहा है। सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, इनके नाक के नीचे हो रहा है, इनको सब मालूम है। कमीशन जा रहे हैं। अभी देखिए आप पनकी में जो कमीशन जा रहे हैं, मतलब किस चीज में? विधायकों के पास। अच्छा, अरे आप बताइए ना, ये जो पनकी कल्याणपुर से पनकी की रोड है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाई थी, सीसी रोड, उनके ही समय में स्टार्ट हो गई थी बनना। भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्या किया, पुल बना दिया। 2, एक पुल तो चल रहा है, दूसरा पुल 15 दिन में उखड़ गया। जो वीडियो भी मैथानी जी ने डाला था जी। अब वो क्या कर, वो क्यों चले गए? वो क्यों परेशान नहीं है, वो बस दिखावा कर रहे हैं। अच्छा, जब बन रहा था तब आप कहाँ थे? तब चले गए होते, जैसे पैर से मार के, हाँ देख लेते कितनी क्वालिटी इसकी क्या है, गुणवत्ता अच्छी है कि नहीं है। आप ही सरकार में हो, आप ही के सरकार के सारे अधिकारी हैं, आप ही के सरकार में सारे जो है नियम कानून को देखते हुए किसी ठेकेदार को टेंडर ठेका मिला होगा। हाँ? जब बन रहा था तब अधिकारी कहाँ सो रहे थे? जनता के पैसे से बना है ना। अब बंद है, आप बताइए, बंद कर दिया गया उसको। तो ये तो सबका हिस्सा बधा है, सब एकदम माला माल हो रहे हैं। उनके पास तमाम रास्ते हैं, हमारे पास एक ही रास्ता है, पब्लिक के बीच में रहना, तो वही कर रहे हैं। अगर आप 27 में एमएलए बनते हैं जी, नाम के आगे विधायक लग जाता है जी, तो आप गोविंद नगर विधानसभा में क्या क्या विकास करेंगे? देखिए विकास तो, ये बात सही है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो विकास करता है अपने पुरुषार्थ के अनुसार। आपका तो नाम भी विकास है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत बड़े बड़े काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गोविंद नगर में, कभी समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं किया, न उस तरीके के वोट मिले,
लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो जो दादा नगर का पुल है, सीटीआई का पुल है, ये सब अखिलेश यादव जी ने बनवाए थे। जो एक तरफ का पुराना हाँ वाला है। जी, ये सब अखिलेश यादव जी ने बनवाए थे। और भी बहुत सारी जो क्रॉसिंग पे पुल की ज़रूरत है हमारे यहाँ। आपसे मैंने बताया कि पूर्वांचल की बहुत आबादी रहती है, उनका एक बहुत बड़ा पर्व होता है छठ महापर्व। हाँ, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हर साल ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा करते हैं कि अब पक्की नहर बनवा देंगे, अगली बार माताओं बहनों को दिक्कत नहीं होगी। न कभी पक्की नहर बन पा रही है और न ही कुछ हो पा रहा। केवल क्या हो पा रहा है आप देखिएगा, सुन लीजिए, आप देखिएगा अभी छठ पूजा आ रही है, ये समझ लीजिए कि टॉयलेट पे भी, शौचालय पे भी माननीय फलाने विधायक, माननीय फलाने अध्यक्ष, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ेंगे जहां ये लोग अपना नाम न लिख दें, सत्ता पक्ष के लोग। वो तो केवल आप रहेंगे तो आप केवल भी ना लिखेंगे। केवल वो लिपाई पुताई अपना नाम लिखवाने के लिए कर ली, नाम लिखवाने के लिए उसको प्लेन से बढ़िया से पुतवाएंगे, अब बड़ा बड़ा अपना नाम लिखवा देंगे। आप भाई रहेंगे तो आप नहीं लिखेंगे। नहीं नहीं, हम काम करेंगे, आप काम नहीं लिखेंगे, बताइए। हम काम करेंगे ना, हम काम करेंगे। जो हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि भाजपा में थोड़ा सा नाम की ब्रांडिंग है। बिल्कुल है, नाराजगी हो जाता है। हमारे यहाँ मेयर और विधायक जी में नाराजगी हो गई इस बात को लेके, आपने कैसे नाम नोट करा दिया, अपना नाम लिखवा दिया, फंड जा रहा है नगर निगम का, आप कैसे लिखवा दिए। कमेटी के लोग उनका भी हाथ जोड़ रहे हैं, उनका भी हाथ जोड़ रहे हैं। हमने भैया तुम लोग हाथ जोड़ो, जुड़ाओ, काम होने दो। हाँ काम होने दो। 2-3 प्रश्न अभी और है हमारे पास, जी तो मैं चाहूंगा कि इस पे आप जरूर बढ़िया से बताएं, क्योंकि जैसे 2027 में जब आप चुनाव लड़ेंगे तो उसके मुद्दे क्या हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या है कि भाई क्या बनवा दोगे, क्या कर दोगे, या आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करोगे। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए अगर जनता के आशीर्वाद से मैं एमएलए बन जाता हूँ तो गोविंद नगर विधानसभा में कच्ची बस्तियां 27 हैं। क्या आबादी होगी लगभग 27 की? मेरी कलम सबसे पहले उन्हीं गरीब लोगों के लिए चलेगी जो बस्तियों में निवास करते हैं, जिनको आज भी पानी की समस्या है, आज भी सफाई की समस्या है, आज भी उनकी गलियों में डायरिया जैसे रोग फैल जा रहे हैं साफ सफाई की वजह से। मैं अभी मुझे लगता है कि 1 साल होने को होगा, एक बस्ती में मेरे क्षेत्र में डायरिया फैल गया। कोई ऐसा घर नहीं था जिस घर के 4-4, 5-5 बच्चे बीमार ना हो, अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में लेटे थे। तो मैंने उस एरिया का गंदा पानी पीने की वजह से हुआ, तो मैं गंदा पानी लेके नगर आयुक्त के दफ्तर पहुंच गया था टेस्ट के लिए नहीं, हमने पीजिए इसको पीजिए, 1 लीटर आप पीजिए, 1 लीटर फिर हम लोग पिए और नहीं तो इसको ठीक तब कराइए, आपको पता चलेगी कितना खराब नहीं है। तो इसको ठीक कराइए। तो इस तरीके से सबसे बड़ी बात है कि देखिए रोड, सड़कें, लाइट, ये सब तो चल ही रही जैसे तैसे, मगर जो घनी आबादी में रहने वाले लोग हैं उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया अभी। मैं उनके जीवन में बदलाव लाऊंगा, ये आप जान लीजिए। जैसे अभी और साउथ में, जो साउथ का एरिया है, जितने भी अच्छे अस्पताल हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के जो अस्पताल हैं, वहाँ की स्थितियाँ आपको मालूम है, बिना आप किसी की सिफारिश में किसी का अच्छे से इलाज नहीं हो सकता, चाहे हाईलाइट हो कोई भी अस्पताल हो। मगर हम ये चाहते हैं कि साउथ में हम लोग, सरकार आएगी आदरणीय अखिलेश यादव जी से इतना तो है ही है कि बातचीत करके एक अच्छा बड़ा अस्पताल खोला जाएगा, जिससे आम जनता को बहुत राहत मिले। अच्छे अच्छे पार्क बनाए जाएंगे, तमाम सुविधाएं, लाइब्रेरी बनाई जाएंगी, लोग जो नौजवान है वो आगे बढ़े कुल मिलाकर। जैसे अभी एक हाल ही में एक आपका वीडियो वायरल हुआ था जी कि जब ईद थी तब आपका प्रशासन के साथ में। हाँ, तो ईद देखिए हमारे विधानसभा में अरमापुर में ईदगाह है, वहाँ 10 से 12 हज़ार नमाज पढ़ने वाले लोग नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद अपना ईद का त्यौहार मनाते हैं। ये कोई नई बात नहीं थी, मैं हर वर्ष वहाँ पे उनको ईद की बधाई देने के लिए खड़ा होता हूँ, मेरा स्टॉल लगता है, कुछ जो हमारे पास व्यवस्थाएं होती मैं उनको लोगों तक पहुँचाता हूँ। इस बार भी वही था, चूँकि आचार संहिता लग चुकी थी, लोकसभा का चुनाव होना था, ये चीज़ वहाँ के पुलिस अधिकारियों को पसंद नहीं आ रही थी, मेरा वहाँ खड़ा होना। हमारे पास एक कार्यकर्ता के पास एक बैनर था, जो कि पुलिस ने ये कहा कि आचार संहिता, ये बैनर नहीं लगेंगे। हमने कहा ठीक है नहीं लगेंगे। उसके 10 मिनट बाद, उस टाइम डीसीपी थे विजय ढोल साहब, उन्हीं के इशारे पे वो आए, सीधे हमसे उलझ गए, कुछ नमाज पढ़ने वाले लोगों के साथ बदतमीजी किए। तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा अरे सर ठीक से बोलिए, नमाज पढ़ने आए लोग। तो उन्होंने कहा कि मुझसे तुम तड़ाम किया, मैंने भी तुम तड़ाम कर दिया। उन्होंने मुझे उंगली दिखाई, मैंने उन्हें उंगली दिखा दी।
तो उन्होंने कहा एक नेता बन रहा है, इसको गिरफ्तार करो। तो जो गिरफ्तार करने वाले आए उनको तो पहले मैंने थका दिया, गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे लोग मुझे। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ का माहौल खराब हो जाएगा, नमाज स्टार्ट हो गई। थका दिया इन सेंस कैसे थका दिया? मतलब कि वो मुझे बैठा नहीं पा रहे थे गाड़ी में, और मैं उनसे सवाल कर रहा था। हम्म, मैंने कहा बताओ तो, बुलाओ तो अधिकारी को, किस वजह से, किस जुर्म में मुझे ले जा रहे हो। हम्म, फिर वो हमसे रिक्वेस्ट करने लगे। जब उनके अधिकारी चले गए, अरे सम्राट जी बैठ जाइए, भाई साहब बैठ जाइए, बड़े अधिकारी का आदेश है। तो मुझे ये लगा कि मेरी वजह से नमाज पढ़ने वाले लोग जो हैं उनकी नमाज में कोई खलल ना पैदा हो, इसलिए मैं गाड़ी में बैठा चला गया। जैसे नमाज खत्म हुई, सबका हुजूम थाने पे इकट्ठा होने का जैसे अंदेशा लगा, अधिकारियों ने थाने चेंज कर दिए, मुझे दूसरे थाने बैठा दिया गया। धीरे धीरे लोगों को वहाँ के बारे में पता चला, लोग वहाँ काफ़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। तो जब इकट्ठा हो गए, हमारी पार्टी के बड़े लीडर्स भी आ गए, तो बातचीत हुई, छोड़ना पड़ा, उन्होंने छोड़ा, कोई मतलब नहीं था। उनका अहंकार जग गया, ईगो, उन वर्दी के ईगो में थे, हम भी अपनी खादी के ईगो में थे, हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे थे। तो जैसा उन्होंने, आपकी बातचीत में और चीजों में बिल्कुल भी डर देखने को नहीं मिलता है। प्रशासन से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बिल्कुल कोई डर नहीं। हमने बताया ना कि भाई नेताजी ने सिखाया था कि जो है सभी के दुख तकलीफ में शामिल होना सीख लो और अन्याय के खिलाफ लड़ना सीख लो। आपके पास जो टीम है वो कितनी मजबूत है? कितने लोगों की लगभग एक टीम होगी? टीम तो हमारे साथ जो टीम है, मैंने आपको बोला ना कि हमारे साथ जो टीम है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम पॉलिटिकल लोगों के पास ऐसे लोग होते हैं। हमारे साथ हमसे किसी को कुछ चाहिए नहीं, हमसे किसी नौजवान को कोई लालच नहीं है, सब हमसे दिल से जुड़े हैं। उसका कारण ये है कि हम उनके साथ, उनके लिए हमेशा खड़े होते हैं। उनको विश्वास है, कोई आवे ना आवे, 12 बज रहा, 1 बज रहा, सम्राट खड़े हो जाएंगे हमारे लिए। और इतना हमारे अंदर क्षमता है कि अगर गलत नहीं होगा तो हम उसको बचा लेंगे। तो एक भैया रैपिड फायर है, लगभग 8 से 10 प्रश्न होंगे इसमें जी। तो पहला है कि फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है आपकी? देखिए, एक्ट्रेस के किरदार पे डिपेंड करता है। नहीं, हम किरदार पे नहीं जाएंगे। सुन लीजिए, जो कोई मूवी होती है, हाँ, वो एक्ट्रेस जो है ना, कौन सा किरदार निभा रही है, उसकी कौन सी एक्टिंग पसंद आती है, एक्ट्रेस की एक्टिंग पसंद आती है। बचा ले जा रहे हैं अपने आप को। फेवरेट मूवी कौन सी है? राजनीति। और फेवरेट हीरो? फेवरेट हीरो में एक्टिंग मुझे सबसे ज्यादा संजय दत्त की पसंद है। संजय दत्त की? जी। तो संजू बाबा देखी होगी फिर आपने? हाँ देखिए। खाने में क्या पसंद है आपको? कानपुर में अगर बात करें, जो स्ट्रीट फूड है, जैसे कभी कभी जाते होंगे। देखिए, खाने में तो वेज खाना मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ घर का खाना खाऊं। नॉनवेज खाते हैं? नॉनवेज खाते थे, अब नहीं खाते। अच्छा, आप नहीं खाते। मोदी जी और योगी जी में आपको कौन बेहतर लगता है? हमको सिर्फ अखिलेश जी और सद्य नेताजी बेहतर लगते थे। कानपुर में जैसे आप काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, काफ़ी सालों से हालांकि, तो यहाँ के शहर के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे जुड़ते हैं? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और आप यहाँ के लोगों के साथ प्रेम से और सद्भाव से रहिए तो आपके साथ भी उसी तरीके रहेंगे। अच्छे लोग हैं यहाँ के। और सद्भाव से नहीं रहे तो नहीं रहेंगे तो जैसे को तैसा, ये तो समाज है। आप जैसा करेंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। गाड़ी कौन सी आपको पसंद है? देखिए, गाड़ी तो हम लोग नौजवान हैं, यूथ है, तो गाड़ी, कोई एक गाड़ी तो पसंद नहीं हो सकती ना। जो नहीं आती जाती हो। हाँ, मूड चेंज होता रहता है। तो अभी डिफेंडर आने वाली है, आएगी भविष्य में, आएगी। और जैसे बहुत आपकी राजनीति की जो जर्नी है, ऐसी कि बहुत सारे मित्र गढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो मित्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मित्रों के लिए बस यही कहना है कि समय एक जैसा नहीं रहता है, और कभी भी हमारे मित्रों को हमसे कोई नाराजगी हो जाए तो मैं उनको पूरा हक देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो हमसे खुल के बता दें, मैं उसको ठीक कर लूंगा। कुछ नाराज मैं चल किसी रहे भी हैं हालत मतलब? में, देखिए, मैं किसी भी हालत में अपने मित्रों को, अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को अपने आप से अलग नहीं होने देना चाहता हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप चाहते हैं कि जब आपके बाल सफेद हो जाए मूंछों के, तब तक हमेशा बने रहे? हमेशा हम कभी नहीं खोना चाहते हैं अपने दोस्तों को, मित्रों को। शिवपाल उसके चाचा, लिए हमें झुकना पड़ेगा, मैं झुक लूंगा, अपनी गलती मानना पड़े, गलती मान लूंगा। बिल्कुल। शिवपाल चाचा पे एक लाइन। शिवपाल चाचा बहुत ही बहादुर और जमीनी नेता हैं। उन्होंने श्रद्धेय नेताजी के संघर्ष को बहुत करीब से देखा है, इसलिए उनके जवाब, उनके सवाल सब बहुत चर्चा में रहते हैं। मुझे लगता है कि बड़ी मजबूती आई है उनके आने के बाद। बहुत मजबूती आई, बहुत मजबूत वट वृक्ष है वो समाजवादी पार्टी की। 27 में सरकार देखने को मिलेगी? बिल्कुल।
एट द एंड जितने भी यूथ हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए भी मैं यही कहूँगा कि भाई आप लोग सब लोग जिस तरीके से ज़माना बदलता जा रहा है उसके हिसाब से बदलिए, लेकिन हमेशा मानवता को जिंदा रखिए। कोशिश करिए कि आप लोग जहाँ भी रहते हो, जिस मोहल्ले जिस गली में रहते हो, वहाँ के लोगों के दुख तकलीफ को जानिए और उसको बांटने का हमेशा कोशिश करिए। इसी बातचीत के साथ हम इस पॉडकास्ट में लेंगे विराम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने लेकिन एक्ट्रेस नहीं बताई। ठीक है, धन्यवाद।